की चोरी पकड़ी गई। चीन की चालबाजी का सबूत मिल गया। युद्ध वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर चीन की साख पर बट्टा लगा दिया है। चीन के राष्ट्रपति कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर दुनिया को ये यकीन हो गया है। क्योंकि ये जिनपिंग की युद्ध वाले षड्यंत्र की पोल खोल रही है। चीन कैसे दुनिया में युद्ध भड़काने की साजिश लगातार रचता आ रहा है, इसकी गवाही मिल गई है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 5, सबूत नंबर 6, सबूत नंबर 7, सबूत नंबर 8, सबूत नंबर 9, सबूत नंबर 10, सबूत नंबर 11, सबूत नंबर 12, सबूत नंबर 13, सबूत नंबर 14, सबूत नंबर 15। इस वक्त अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की नजर यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई है। दावा किया जा रहा है किसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने 6 Y-20 मालवाहक विमानों के जरिए सर्बिया को जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-22 मिसाइल की सप्लाई की है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो उसी मिसाइल डिलीवरी का है। रूस से 5,540 किलोमीटर दूर यूरोप का सर्बिया रूस का मददगार देश है। सर्बिया के पड़ोस में मौजूद हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया हैं, जो भी रूस के खिलाफ सुर बुलंद किए हुए हैं। ऐसे में सर्बिया को HQ-22 मिसाइल देने को चीन की गुपचुप साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस साजिश का एक सीक्रेट चैप्टर इस डिलीवरी की टाइमिंग से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में व्यस्त देख चीन ने इन मिसाइलों की सप्लाई की है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध के बीच सर्बिया जैसे देश को मिसाइल देने से पूर्वी यूरोप की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। चीन से सर्बिया पहुंची HQ-22 मिसाइल कितनी घातक मिसाइल है, दुनिया की आंखों में
धूल झोंकने की कोशिश कर चीन ने कैसे और किस रास्ते से इन मारक मिसाइल को सर्बिया तक पहुंचाया है। जिनपिंग की इस नई साजिश की तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के खतरनाक मंसूबों को जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि चीन यूक्रेन युद्ध के शोलों के बीच अपनी खुफिया रणनीति को आगे बढ़ाने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि चीन दुनिया के सभी समंदरों में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में है। दुनिया के तमाम देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की निंदा कर रहे हैं। वहीं चीन पर्दे के पीछे से रूस की मदद कर रहा है। चीन के रूस प्रेम की एक वजह ताइवान पर कब्जे की कोशिश बताया जा रहा है। दावा तो यहाँ तक है कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन ने अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी भी कर ली है। अमेरिका और चीन संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन डी वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा। मिसाइलों के वार पलटवार से धरती डोल उठेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, अमेरिका और चीन के बीच रणभूमि कहां सजेगी। चीन की साजिश से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के सर्बिया वाले सीक्रेट ऑपरेशन को समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि HQ-22 मिसाइल से लोडेड चीन के Y-20 मालवाहक विमान चीन से उड़े। जिस वक्त ये विमान तुर्की के इस्तांबुल के आसमान में थे, उस वक्त खुफिया एजेंसियों की नजर इन विमानों पर पड़ी। एक के पीछे एक चीन के 6 Y-20 विमान आसमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए सर्बिया में दाखिल हुए और सर्बिया के बेलग्रेड में उतरे। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी वक्त का है जब चीन के विमान बेलग्रेड में लैंड करने वाले थे। चीन के विमान जब बेलग्रेड के निकोला टेस्ला हवाई अड्डे पर लैंड हुए तो ये तस्वीरें उसी वक्त की बताई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं विमानों के जरिए चीन ने HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सर्बिया को सप्लाई की है। चीन के HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 170 किलोमीटर है। इसका वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिमी देशों के लिए ये चिंता यूं ही नहीं है। बताया जा रहा है कि हाल के सालों में हथियारों के सप्लाई के लिए ये चीन का सबसे बड़ा अभियान है। चीन के ऐसे अभियानों का मकसद दुनिया में वर्चस्व साबित करने के साथ साथ अपने विस्तारवाद को आगे बढ़ाने का है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है।
शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन के विस्तारवाद की नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से एलएसी पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधी चेतावनी तक दे डाली। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का भोंपू माना जाता है। इसे जिनपिंग का प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स जो लिखता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया वही चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी पूरी हो गई है। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया था। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारों पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार किए गए थे। और अब जोनाथन डीटी वार्ड का युद्ध वाला बयान ताइवान के लिए वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के शामिल न होने की एक बड़ी वजह चीन ही है, क्योंकि जैसे ही रूस और अमेरिका आमने सामने आएंगे, दोनों के बीच जंग शुरू होगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। दावा तो यहाँ तक है कि रूस यूक्रेन पर कैसे हमला करेगा, ये जिनपिंग को पहले से पता था। पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब पहली मिसाइल दागने वाली है, ये भी जिनपिंग जानते थे। यूक्रेन पर पुतिन कितनी ताकत से हमला करेंगे, इसका पूरा प्लान जिनपिंग के टेबल पर था। लेकिन शी जिनपिंग ने न तो रूस को रोकने की कोशिश की और न ही पुतिन को युद्ध शुरू करने से रोका, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध को टालने के लिए कहता रहा। चीन के इस दोहरे चरित्र पर एक बार फिर मोहर उस वक्त लगी जब अमेरिका ने सीक्रेट दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका का कहना था कि युद्ध के शुरू होने के करीब 3 महीने से अमेरिका चीन से यूक्रेन को लेकर बात कर रहा था। रूस की सेना कैसे यूक्रेन को घेर कर खड़ी है, कहां-कहां तैनात है, इसके भी सबूत अमेरिका की तरफ से चीन को भेजे गए थे। रूस को युद्ध में कूदने से रोकने के लिए जिनपिंग से बार बार कहा गया था, लेकिन जिनपिंग ने एक नहीं सुनी। जिनपिंग के जुबान पर बस एक ही बात थी, पुतिन वॉर नहीं चाहते, रूस युद्ध नहीं करने वाला। लेकिन हुआ वही जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले 8 फरवरी को पुतिन और जिनपिंग में सीक्रेट डील हुई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन और शी जिनपिंग जब मिले, उस वक्त युद्ध का न सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, बल्कि जंग के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस को कैसे उबरना है, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत कर दी और अब रूस के मददगार सर्बिया को मिसाइलों की सप्लाई कर यूरोप में युद्ध का नया मोर्चा तैयार करने में लगा है।
और अब जिनपिंग का नया प्लान केटीएम। और अब चीन की इस नई साजिश का भी खुलासा हो गया है। जिनपिंग की एक बार फिर से पोल खुल गई है पूरी दुनिया के सामने। सालों से चीन जिस विस्तारवादी नीति पर काम करता चला आया है, उसका राज फाश हो चुका है। दरअसल चीन ने भारत को घेरने के लिए नए सैनिक अड्डे बनाने की प्लानिंग की है, जिसका ब्लूप्रिंट अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हाथ लग गया। और चीन ने भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग की है, वो भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। Chinese President Xi Jinping is ready to inspect the army. ड्रैगन करना चाहता है हिंदुस्तान पर प्रहार। चीन फिर बन रहा है भारत के खिलाफ जार। ड्रैगन करना चाहता है भारत पर वार। चीन है कि मानता नहीं। कभी अरुणाचल प्रदेश के जरिए सीमा विवाद खड़ा किया और कुछ नहीं हुआ तो डोकलाम में घुसकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो अब चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक और साजिश बुनी है। और इस साजिश के लिए चीन ने हिंद महासागर को चुना है। चीन दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना पाले बैठा है। इसीलिए चीन ने शी जिनपिंग की अगुवाई में अपनी एक नहीं बल्कि कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। हम आपको चीन की उस साजिश से रूबरू कराएं, उससे पहले हिंद महासागर के किनारे बसे देशों के नक्शे को देखिए। केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। अगर आपको लगता है कि ये देश तो अफ्रीका में है जो चीन से हजारों मील दूर है, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चीन यहां अपने मिलिट्री बेस बना रहा है। भारत पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटे चीन ने अपनी नजरें हिंद महासागर पर टिका ली है। चीन ने अपने एजेंडे में पूर्वी अफ्रीका के देशों को शामिल किया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब उन देशों में भी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में है जिनके साथ उसके लंबे वक्त से अच्छे ताल्लुकात हैं और रणनीतिक तौर पर उनके हित भी सामान्य तरह के हैं। लिहाजा भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में कमजोर परिस्थितियों के बाद अब चीन भारत को पाकिस्तान के अलावा भी हिंद महासागर में घेरने की प्लानिंग कर रहा है। भले ही ये मिलिट्री बेस भारत से काफी दूरी पर दिख रहे, पर हिंद महासागर में इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा होने वाला है। अब चीन के साजिश को नक्शे पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों चीन का यह चक्रव्यूह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल ये देश चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। सीधे तौर पर कहें तो चीन समंदर के रास्ते पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और इसके लिए उसने तैयारी भी कर ली है।
जानकारों की माने तो चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी पर काम कर रहा है। अपनी इस साजिश के तहत चीन समंदर के रास्ते दुनिया के कई अहम इलाकों में अपने अड्डे बनाना चाहता है। चीन इस साजिश के तहत काम भी शुरू कर चुका है और कई इलाकों में अपने सैन्य अड्डे भी बना चुका है। हांगकांग, सान्या, वुडी टापू, स्पार्टली टापू, सिनहॉक विले, क्राथ अल संधि, दक्षिण पूर्व एशिया का मलय प्रायद्वीप, कोको द्वीप, क्या कपियो, चटगांव, हम्बनटोटा, मराव, ग्वादर, अल अहदाब, पुएर्टो और अब केनिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। अगर चीन इन सभी जगहों पर अपने ठिकाने बनाने में कामयाब हो गया तो भारत के चारों तरफ से चीन का चक्रव्यूह बन जाएगा और भारत के लिए चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं होगा। दरअसल केन्या से भारत की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर है। तंजानिया से भारत की दूरी लगभग 5700 किलोमीटर है। मोजाम्बिक से भारत की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर है। इसके अलावा चीन सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। इसके जरिए चीन दक्षिण चीन सागर में अपना कब्जा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही श्रीलंका में चीन ने पोर्ट सिटी के नाम पर एक ऐसा अड्डा बनाया है जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ पर ये मॉडल बनाया गया है कैसे ये पोर्ट सिटी बनेगी। ये आप देखिए, इसकी तुलना दुबई से हो रही है। ऐसा ये मॉडल होगा, इस तरीके से यहाँ पर पूरा व्यापार किया जाएगा। ये यूक्रेन रूस जंग के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत। पीएम मोदी की जो बाइडेन से होगी बात। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने की घटना पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घर चला शिवराज का बुलडोजर। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा रोपवे हादसा, 2 महिलाओं की मौत, कई घायल। हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 32 लोगों को बचाया गया। एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में रूस की सेना ने भी यूक्रेन के उस ड्रोन पर गोलीबारी की। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वो ड्रोन काफी दूर तक रूस के सैनिक का पीछा करता रहा, जबकि रूस का वो फौजी आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर नजर रखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उस ड्रोन ने न केवल उस पर बल्कि उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर दिया। उधर रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देगा ताकि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक शामिल होंगे। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूस की तरफ से बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने उसे एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देने का फैसला किया। यूक्रेन को ब्रिटेन से जो मदद मिलेगी उसमें ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं जो मिसाइल हमले तक का सामना करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा काला सागर में रूस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ब्रिटेन हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी भेजेगा। यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद में मास्टिफ नाम की एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल है, जिसका वजन 23 टन है। पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस गाड़ी में 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इसे अफगानिस्तान में आईईडी ब्लास्ट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहने के बाद रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।
ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि पुतिन की सेना पूरी ताकत से पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर धावा बोलेगी। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों की मदद मिलने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को टैंक दिए थे और अब स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी है, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। स्लोवाकिया से भेजा गया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में यूक्रेन ने भी किया। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu। खबर है कि रूस से जंग लड़ने के लिए जल्द ही अमेरिका भी कुछ और S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंकों से दागे गए गोलों को चकमा देते दिखाई दिए। वहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसकी ड्रोन से ली गई एक तस्वीर सामने आई, जिसमें रूस के टैंक से दागा गया एक गोला ठीक उस जगह पर गिरा जहां यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए थे। और जैसे ही वो गोला वहां गिरा, एक तेज धमाका हुआ। उस इलाके में रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे और हमला होते ही वो भागकर उन्हीं गड्ढों में छिप गए। लेकिन टैंक से छोड़े गए गोले के फटने के तुरंत बाद गड्ढे में छिपे सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहां 2 और धमाके हुए। इसके बाद गड्ढे में छिपकर रूसी टैंकों को चकमा दे रहे यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए। तभी उनके ठीक बगल में एक और धमाका हुआ। बताया गया कि जिस जगह रूसी सेना ने हमला किया वहां यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हुए थे। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। यह श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की थी। ये वही नेता थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी यह दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी। और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में है, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ है। यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले की। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया।
इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह हमला उस वक्त हुआ जब क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। लेकिन तभी 2 मिसाइलें स्टेशन से टकराईं जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा, जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में 2 मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रामातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रामातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. हालांकि यूक्रेन के लगाए आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि तोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की मिसाइल है, जिसे सिर्फ यूक्रेन की सेना ही। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में भीषण जंग जारी है और यूक्रेन के सैनिकों के हमले में रूसी सैनिक अब टैंक छोड़कर भाग रहे हैं। जबरदस्त बमबारी के बीच रूसी सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और यह एक बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। 174 वोट पड़े थे जब अविश्वास प्रस्ताव आया था रात 8 बजे। अब प्रधानमंत्री पद की आज वो शपथ लेने वाले हैं। असेंबली में शरीफ को प्रधानमंत्री चुना गया है। पीटीआई ने असेंबली का बहिष्कार करने का फैसला किया है, यानी वो इस पूरी प्रक्रिया में ही हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी ये एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर। रात 8 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे शहबाज शरीफ और उन्हें अब प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया था तो इमरान खान के खिलाफ 174 वोट पड़े थे। अब इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना गया है असेंबली में। लेकिन पीटीआई ने एक बड़ा फैसला किया, यानी कि इमरान खान की पार्टी ने, कि असेंबली की इस पूरी प्रक्रिया में, कार्यवाही में वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। रात 8 बजे वो अपने पद की शपथ लेंगे। लगातार इस बात को लेकर गहमा गहमी की दावा इमरान खान की ओर से लगातार बरकरार, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप की सियासत। लेकिन अब काफी हद तक ताजा तस्वीर पाकिस्तान की साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जब बोरोद्यांका में रूस के मासूम लोगों पर ढाए गए जुल्मों से पर्दा उठेगा तो बुचा की बर्बरता भी बौनी नजर आने लगेगी। यही वजह रही कि यूक्रेन के कम्युनिटीज एंड टेरिटरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर ओलेक्सी चेर्निशोव ने न्यूज 18 से बातचीत में पुतिन को जमकर कोसा। This is a war crime. This is not comparable with a human being. लेकिन बर्बाद इमारतों के अलावा भी हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां एक बांध के पास यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चलाती नजर आई,
जिसमें पानी के अंदर से ग्रेनेड और छोटी छोटी मिसाइलों जैसे कई हथियार निकलते दिखे। हथियार भी यूं ही पानी के अंदर नहीं फेंके गए थे, बल्कि उन्हें अच्छी तरह छिपाकर डिब्बों में पैक करके पानी में डाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका से निकलने की जल्दबाजी में अपने हथियार छिपा दिए ताकि उसके युद्ध अपराध के सबूत ही न बचें। इसी वजह से यूक्रेन का मानना है कि रूस की तैयारी बोरोद्यांका में और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि रूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाने से साफ इनकार कर रहा है। उधर यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। यूरोप के देश लातविया से चलने वाली एक वेबसाइट ने रूसी सेना पर लगे बर्बरता के आरोपों को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए 23 मार्च से 30 मार्च के बीच रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया, यानी उस वक्त जब बुचा शहर पर रूसी सेना का कब्जा था। और इस वीडियो में बुचा शहर एक कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ शव ही शव पड़े नजर आए। एक शव तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। वहीं दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसिच लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और ये सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते, और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। इस बीच रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे, जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया। यूक्रेन रूस जंग के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और अमेरिका बीच 2+2 बातचीत। पीएम मोदी की जो बाइडेन से होगी बात। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भी अहम बैठक। कई मुद्दों पर बात मुमकिन। साहब को हुकूमती बेंचेस पर आने का कह दिया गया है और जाहिर है कि तमाम अरकान यहाँ पर अब हुकूमती बेंचेस पर आ जाएंगे और वजीर आजम पाकिस्तान की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि मुल्क के 23वें वजीर आजम हैं। To please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of
इस बीच आज की बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि किस तरह से इस वक्त जहां रूस और यूक्रेन का जंग जारी है, वहीं जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत होनी है। मोदी और बाइडेन के बीच ये बैठक वर्चुअल होगी और द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अर्थव्यवस्था पर भी दोनों के बीच बात होगी। साथ ही रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर भी चर्चा मुमकिन है। मोदी बाइडेन के बीच ये ऑनलाइन बैठक वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच होनी है, जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी और ये पहली ऐसी वार्ता होगी जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के बीच ये मीटिंग होनी है। और वॉशिंगटन डीसी से माहा सिद्दीकी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माहा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मुद्दे पर बातचीत होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही रूस युद्ध को लेकर भी बड़े देशों के बीच ये कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण चर्चा होनी मुमकिन है। जी बिल्कुल, इंडो पैसिफिक दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर चीन का जो रोल इंडो पैसिफिक में है वो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही चिंताजनक है, इसलिए उस पर तो बात होना लाजमी है। लेकिन क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में युद्ध जारी है तो ज्यादातर बात जो कि इस वक्त नजर आ रहा है वो यूक्रेन से जुड़ी हुई होगी और उससे जुड़ी हुई बात रूस पर होगी। रूस से भारत डिस्काउंटेड यानी कि कम दाम पर तेल ले रहा है, अमेरिका ने उस पर पहले ही चिंता जताई है, तो वो मुद्दा शायद आज फिर 2+2 मीटिंग में अमेरिका की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन भारत ने अपना पक्ष पहले ही साफ कर दिया इस पे। भारत ने कहा है कि भारत का जो इंपोर्ट है रूस के ऑयल का वो 1 से 2% ही है और दूसरी तरफ अगर यूरोपीय देश 75% अपना नेचुरल गैस रूस से ले रहे हैं यानी कि रूस का 75% एक्सपोर्ट नेचुरल गैस का यूरोपियन देशों के लिए है, तो भारत ये ऑयल क्यों ना ले रूस से। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जा सकता है, अमेरिका की तरफ से जो संकेत आए हैं कि भारत अपना जो रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी कम करे। भारत पहले ही इसमें बता चुका है अमेरिका को कि भारत के ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट रूस के हैं और स्पेयर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ओवरनाइट ये चेंज करा जाए। तो यही आर्ग्यूमेंट फिर से दिया जाएगा और भारत ये भी जताएगा कि भारत की जो विदेश नीति है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक सॉवरेन कंट्री है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करेगा और किसी के दबाव में आके नहीं करेगा। ये मैसेज दूसरी तरफ को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा यही देखने वाली बात होगी। जी महा, आपके साथ हम आगे भी जुड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि इंडो पैसिफिक जो फ्रेमवर्क है इकोनॉमिक, उस पर भी चर्चा होने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा रहेगा वो रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की युद्ध की स्थितियां बनी हुई है उस पर बातचीत की जा रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है, जैसा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कि पहले भी अमेरिका बड़े देशों से सलाह लेता रहा है रूस के मुद्दे पर और ऐसे में मुमकिन है कि एक बार फिर से अमेरिका चाहेगा कि इस मुद्दे पर बातचीत हो, लेकिन भारत का स्टैंड पहले ही क्लियर है। और ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई मुद्दे हैं जिनमें कोविड के बारे में भी बातचीत संभव है, जलवायु परिवर्तन और जलवायु संकट को लेकर भी बहुत और मसले भी हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि 2+2 मीटिंग में बातचीत हो सकती है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जिसकी तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त रक्षा मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री तमाम जो मीटिंग्स होनी है इन बड़े डेलीगेट्स की, उनके साथ जो मीटिंग का प्रोसेस है उसकी तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। पुतिन की सेना के सबसे खतरनाक मोहरे और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने जंग की इस घड़ी में एक बार फिर डराने वाली चेतावनी दी है। रमजान कादिरोव ने अपने इरादे साफ करते हुए ऐलान कर दिया है कि जल्द ही कीव पर रूस का कब्जा होगा। कादिरोव की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब कहा जा रहा था कि रूस की सेना कीव से पीछे हट चुकी है। अब सवाल है कि क्या राजधानी कीव पर एक और ऑपरेशन शुरू होने वाला है? क्या है कादिरोव की प्लानिंग? देखिए इस रिपोर्ट में। एक चेतावनी, एक साजिश, एक बदला, तबाही और बर्बादी की भयावह धमकी।
यूक्रेन में कुछ भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला है, कुछ ऐसा जो यूक्रेन में बर्बादी की नई दास्तान लिखने वाला है। ये महज आशंकाएं नहीं है, ये उस शख्स की चेतावनी है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी और सबसे खूंखार कमांडर माना जाता है। चेचन कमांडर और पुतिन के सबसे भरोसेमंद मोहरे यानी रमजान कादिरोव ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक हमले का प्लान तैयार किया है। कादिरोव की साजिश का मकसद रूस की सेना को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाना है। आइए आपको कादिरोव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने यूक्रेन को लेकर बेहद खतरनाक भविष्यवाणी की है। सिर्फ मारिउपोल के बंदरगाह पर ही नहीं बल्कि कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों और गांवों पर भी आक्रमण किया जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए रमजान कादिरोव ने यूक्रेन को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी है। रमजान कादिरोव का दावा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को पहले पूरी तरह आजाद कराएंगे और फिर कीव और दूसरे शहरों। रमजान कादिरोव जो खुद को व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी कमांडर बताते हैं, दावा करता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्द ही कीव हमारे कब्जे में होगा। इतना ही नहीं, रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार इरादों को साफ करते हुए ये भी कह दिया है कि हम एक भी कदम पीछे हटाने वाले नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल रमजान कादिरोव पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बार बार अधिकारों के हनन का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन कादिरोव हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते आए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर कादिरोव ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि आने वाले दिनों में जंग के परिणाम और ज्यादा भयानक होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा न सिर्फ यूक्रेन को उठाना होगा बल्कि जंग के दौरान रूस का विरोध कर रहे देशों को भी। पुतिन आंखें मूंदकर अगर रमजान कादिरोव पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे भी कई वजह हैं। पुतिन का आदेश रमजान के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, जिसे पूरा करने के लिए रमजान कादिरोव अपनी जान की बाजी तक लगा देने का दावा करते हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है। यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам? नाम रमजान कादिरोव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। В составе Российской Федерации. Официально, неофициально мы это доказали. Заложено фундаментом первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरोव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को
अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियोपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन से मारियोपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आई, जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियोपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियोपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई। इस बीच वहां का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहां कोई गया ही न हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियोपोल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी
भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है। लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेनिया के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेनिया के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेनिया पर रूस का कब्जा मानते हैं वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पा ली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। यूक्रेन